जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन गुरुत्वाकर्षण पाठ पढ़ रहे थे। तो उसमें अपन ने लायन वेग, कक्षीय वेग देखा था। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी के इस प्रकार परिवर्तन होता है उसको अपन ने। गहराई में जाने पर, ऊंचाई में जाने पर भी अपन ने जो है परिवर्तन देखा था। इस प्रकार बदलता है। और पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन गति के कारण क्या परिवर्तन होता है इसको भी देखा था। अब अपन जो है लास्ट टॉपिक इसका केप्लर के ग्रहों के गति के संबंध क्या क्या थे। ये तीन नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में। ठीक है। जब सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं तो उनके क्या क्या नियम थे उसको अपन देखते हैं। देखो, पहला नियम क्या कहता है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। उसने ये कहा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। ठीक है। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं और जिसके एक फोकस पर कौन स्थित होता है? सूर्य स्थित होता है। ध्यान रखना, ये उन्होंने कहा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा, इसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ध्यान रखना, दीर्घवृत्ताकार जो होता है ये आपके जो है एक विशेष अवस्था है। व्रत जो है आपके जो है दीर्घवृत्त की एक विशेष अवस्था होती है। तो देखो, अपन यहाँ पर लिखते हैं कि पहला नियम तो क्या हो जाएगा कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है तो उसके एक फोकस पर कौन स्थित होता है प्यारे दोस्तों? स्थित होता है। ये कि ग्रहों के गति के संबंध में आपका प्रथम नियम। ग्रहों के गति के संबंध में प्रथम नियम क्या हो जाएगा? जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, दीर्घवृत्त सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है। प्रथम नियम क्या हो जाएगा? गति ग्रह केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम में प्रथम नियम क्या हो गया? ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। तो ये लिख देते पहला नियम। ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते, दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा परिक्रमा करते हैं। ठीक है। देखो, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर ही परिक्रमा करता है। ठीक है। प्रत्येक ग्रह के लिए ये पथ जो होता है वो अंतर होता है दोनों में। ध्यान रखना, प्रत्येक ग्रह के लिए परिक्रमण पथ जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन लगभग लगभग अपन दीर्घवृत्ताकार मानते हैं। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, जिसकी करता है या करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं या दीर्घवृत्ताकार मार्ग में। ठीक है। मार्ग में या पथ में परिक्रमा करते हैं जिसके एक फोकस पर जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। जिसके एक फोकस पर इसके एक फोकस पर इसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। सूर्य स्थित होता है। ठीक है। ये ग्रहों के गति के संबंध में प्रथम नियम है। क्या है प्रथम नियम? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है या पथ में परिक्रमा करता है या मार्ग में परिक्रमा करता है। ध्यान रखना, दीर्घवृत्ताकार मार्ग या पथ में परिक्रमा करता है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। यह आपका प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, तो जब ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर मान लो परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह, तो देखो, जब दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करेंगे तो अलग अलग टाइम पे ग्रह जो रहेंगे वो अलग अलग जगह पे रहेंगे। ठीक है। सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करेंगे ग्रह, तो देखो देखो ग्रह यहाँ है मान लिया जाए, फिर थोड़ी देर में यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, देखो, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। देखो, अलग अलग स्थानों पे जा रहा है।
ग्रह जो है देखो हमेशा अलग-अलग जगह पर है। तो ये ग्रह जब अलग-अलग जब परिक्रमा करता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में, सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या करता है बोलो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है। तो क्या कहता है ये कि इसका क्षेत्रीय वेग इस प्रकार से होता है। ये मान लिया जाए आपके कौन है सूर्य है, सन है। ये सन है और ये सन के चारों ओर अपन ने मान लिया ये ग्रह क्या कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। मान लिया जाए किसी समय पर ग्रह जो है यहाँ पर था। ठीक है? किसी समय में ग्रह ए पर था और ए से कहाँ चला गया टी समय बहुत कम समय में डेल टी में वो कहाँ से ए से कहाँ चला गया प्यारे दोस्तों बी पर चला गया मान लिया जाए कि ए से कहाँ चला गया वो बी पर चला गया बहुत सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी में जो वो जो ग्रह था देखो कहाँ से ए से कहाँ चला गया बी पर चला गया बहुत कम समय में वो जो ग्रह जो था ए से बी पर गया फिर कहाँ चला गया बोलो सी पर चला गया फिर कहाँ चला गया आपके डी पर चला गया फिर ग्रह कहाँ चला गया ई पर चला गया फिर देखो ग्रह कहाँ चला गया ए पर वापस ए पर आ गया इस प्रकार से परिक्रमा कर रहा है तो वो क्या कहता है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में तो उसका क्षेत्रीय वेग नियत होता है ठीक है ये जो क्षेत्रीय वेग है अर्थात क्षेत्रफल खिसकने की जो दर होती है वो समान समयांतर में नियत होती है ऐसा कह रहा है कि समयांतर अगर समान लोगे ना तो ये क्षेत्रीय वेग अर्थात क्षेत्रफल खिसकने की जो दर होती है वो नियत होती है मतलब समान समय लोगे तो इसके द्वारा इसका क्षेत्रफल ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा ये जो खिसका क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है सब समान होता है मतलब ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसका क्षेत्रीय वेग क्या होता है नियत होता है क्षेत्रीय वेग क्या है बोलो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा खिसका क्षेत्रफल ठीक है वो क्या होता है बोलो नियत होता है यही क्या है आपके ग्रहों के गति संबंध में द्वितीय नियम तो अपन यहाँ पे द्वितीय नियम लिखेंगे आपके द्वितीय नियम क्या है जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसके द्वारा किसका क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रीय वेग क्या होता है प्यारे दोस्तों नियत होता है सूर्य और ग्रहों को मिलाने वाली रेखा सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल खिसकती है बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल खिसकती है या यूं कह दो कि तय करती है बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल तय करती है ठीक है ये सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा ये है तो ये बराबर समय में देखो यहाँ से यहाँ तक dt में आई यहाँ से यहाँ तक dt में आई यहाँ से यहाँ तक dt में आई फिर यहाँ से यहाँ तक dt में आई यहाँ से यहाँ तक dt में आई यहाँ से यहाँ तक dt में आई अगर ये समयांतर समान है तो समान समयांतर है तो ये जो क्षेत्रफल किसका सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा यहाँ से खिसक कर आई तो ये जो क्षेत्रफल किसका इसका मान और देखो इस रेखा द्वारा यहाँ से यहाँ तक आई समय अगर dt समान है तो ये जो किसका क्षेत्रफल फिर यहाँ से ये जो रेखा खिसक कर यहाँ आई तो ये क्षेत्रफल ये सब क्षेत्रफल क्या होंगे बराबर नियत होंगे अर्थात क्षेत्रीय वेग क्या होता है नियत यही आपके ग्रहों के गति के संबंध केपलर का क्या है द्वितीय नियम है केपलर के द्वितीय नियमानुसार सूर्य के चारों ओर ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा खिसका क्षेत्रफल समान समयांतर में खिसका क्षेत्रफल समान होता है ठीक है सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती है या खिसकती है मेरे प्यारे दोस्तों यह आपके ग्रहों के गति के संबंध में क्या है द्वितीय नियम है चलो इसको सिद्ध भी करेंगे लेकिन पहले अपन क्या कर लेते हैं तीसरा जो नियम है ग्रहों के गति के संबंध में उसको अपन लिख देते हैं फिर ये जो दूसरा नियम है इसको सिद्ध करेंगे बहुत ही गजब का महत्वपूर्ण है ध्यान
ध्यान रखना। तो देखो तीसरा नियम क्या कहता है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है दीर्घवृत्ताकार में, तो इसके परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि एक चक्कर पूरा लगाने में लगे समय का जो वर्ग होता है, एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय का जो वर्ग होता है या परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है, इसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। इसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये आपके कौन सा नियम? या आपके तीसरा नियम है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, ध्यान रखना, जब किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो सूर्य के चारों ओर या किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, ठीक है, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, कोई भी ग्रह, तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कैपिटल टी का वर्ग, ठीक है, परिक्रमण काल कैपिटल टी का जो वर्ग होता है, वह दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के, दीर्घवृत्तीय कक्षा के दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के, दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमा अनुक्रमानुपाती होता अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के, दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। या आपको ध्यान रखना है, दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के, दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपके क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? तीसरा नियम। क्लियर है मेरे दोस्तों? तीनों नियम मेरे ख्याल से आपको बहुत ही सिंपल है, समझ में आगे होंगे। तो पहला नियम तो क्या है? जब ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। पहला तो क्या हो गया? ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है, और जिसके एक फोकस पर क्या होता है? सूर्य स्थित होता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय मार्ग में परिक्रमा करते हैं और जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। पहला तो ये है। और दूसरा नियम क्या है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो समान समयांतर में क्षेत्रीय वेग नियत होता है। क्षेत्रीय वेग नियत होता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रीय वेग यानी कि क्षेत्रफल खिसकने की दर। समान समयांतर में ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा ये जो क्षेत्रफल खिसकने की जो दर होती है, वो नियत होती है। ठीक है, समयांतर में क्षेत्रफल खिसकने की दर जो है नियत होती है। या ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा बराबर समय में किसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। ये आपके दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या हो गया? कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि एक चक्कर लगाने में लगा समय का वर्ग, ठीक है ना, परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के, ग्रह के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये अपन ने तीनों नियम लिखे हैं, आप तीनों नियम लिख लेना। चलो अब अपन जो है इसमें से जो है दूसरा नियम जो है, इसकी जो है व्युत्पत्ति करते हैं। देखो, आपके दूसरे नियम को जो है सिद्ध करते हैं अपन। ठीक है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल तय करती। ठीक है, अपन इसकी जो है व्युत्पत्ति करते हैं।
ग्रहों के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए, ऐसे पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। ग्रहों के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। क्या होता है, देखो, ग्रहों के गति संबंधी, ग्रहों के गति संबंधी, ग्रहों के गति, ग्रहों के गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। द्वितीय नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, तथा इसे सिद्ध कीजिए, तथा इसे सिद्ध कीजिए। चलो, ग्रहों के गति के संबंध में अपन द्वितीय नियम लिखते भी है और इसे सिद्ध भी की करते हैं। तो जब अपन ने देखा है अभी कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, परिक्रमा करता है। ये मान लिया जाए कि आपके सूर्य है यहाँ पर, के प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सूर्य है। और ये ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। किसी समय टी पर ग्रह की स्थिति जो थी, किसी समय टी पर ग्रह की जो स्थिति थी वो कहाँ थी मेरे प्यारे दोस्तों, ए पर थी। किसी समय पर ग्रह की स्थिति ए पर थी और वो क्या करता है, सूक्ष्म समय डेल टी में ए से चलकर कहाँ चला जाता है प्यारे दोस्तों, बी पर चला गया। ए से कहाँ चला गया, ये बी पर आ गया। मान लिया जाए कि बी पर आ गया, ग्रह ए पर था और ए से कहाँ चला गया, पहले ए पर था, सूक्ष्म समय डेल टी में ए से कहाँ चला गया, वो बी पर चला गया। तो इसके द्वारा ये जो खिसका क्षेत्रफल हो गया ये हो जाएगा आपको, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा ये जो खिसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ये आपके क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है। तो अपने को क्या सिद्ध करना है कि जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो किसी समय ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा बराबर समय में खिसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये अपन नियम अभी लिख दिया था अपन ने, पर फिर डबल लिख देते हैं। किसी समय किसी भी ग्रह द्वारा, ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, चारों ओर बराबर समय में, बराबर समय में सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा द्वारा, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा द्वारा, मिलाने वाली रेखा द्वारा, रेखा द्वारा, रेखा द्वारा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल समान होता है, इसका क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है। ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा समान समय में किसका क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। अगर समय समान है, ध्यान रखना, तो इसके द्वारा ये अलग अलग स्थितियों में ये जो किसके क्षेत्रफल रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, समान होते हैं। ये व्याख्या कैसे करता है कि जब ग्रह सूर्य होता है तो इसकी क्षेत्रीय चाल जो होती है, ये इसका जो रेखी वेग जो है इस प्रकार से होता है कि क्या हो जाता है कि इसका धीमे हो जाता है रेखी वेग। तो क्या होता है, ये क्या हो जाता है, कम क्षेत्रफल खिसक लेता है। और जब ये सूर्य के पास में होता है तो ये क्या करता है, इसकी क्षेत्रीय वेग, ये रेखी वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे ये बराबर, ये
उतना ही जितना क्षेत्रफल यहाँ पर तय किया था, यहाँ भी उतना ही हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अर्थात जब ग्रह सूर्य से दूर होता है, तो वो उसका रेखी वेग क्या होता है, धीमा होता है, कम होता है। और जब ग्रह सूर्य के पास में होता है, तो उसका रेखी वेग क्या होता है, तेज होता है। जिसके कारण क्या होता है कि हर बार ये जो खिसका क्षेत्रफल होता है, ये क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, समान हो जाता है। इसके द्वारा ये जो खिसका क्षेत्रफल होता है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है। हर बार ये जो क्षेत्रफल होता है, ये क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ये जो इसके द्वारा ये जो क्षेत्रफल किसका जाता है, हर बार क्या हो जाता है, समान हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से इसकी क्षेत्रीय चाल होती है। क्षेत्रीय चाल इस प्रकार से होती है। अगर दूर रहेगा तो क्या रहेगा, ध्यान रखना, दूर रहेगा तो धीमा परिक्रमा करेगा, और पास रहेगा तो वो तेज परिक्रमा करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रीय वेग समान हो जाएगा। इस प्रकार से ये हर बार ये जो क्षेत्रीय वेग, ये इसके द्वारा जो ये किसका क्षेत्रफल है, ये क्या होता है, नियत होता है। मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, इस वाले भाग, इस वाले भाग, इस वाले भाग और इस वाले भाग का सबका क्षेत्रफल क्या होगा, नियत होगा। ये आपके क्या है, ग्रहों के गति के संबंध में केपलर का जो है द्वितीय नियम था। इसको अपन ने बी नाम दे दिया, इसको बी नहीं दिया था, इसको सी नाम दे दिया। यहाँ सी से यहाँ तक इसको डी नाम दे दिया, डी से यहाँ तक ई नाम दे दिया, यहाँ से यहाँ तक एफ नाम दे दिया। तो ये ए बी, और ये बी से यहाँ तक सी तक पहुंचने का समय, सी से डी तक पहुंचने का समय, डी से ई तक पहुंचने का समय, ई से एफ तक पहुंचने का समय, एफ से ए तक पहुंचने का समय अगर बराबर है, तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली इस रेखा द्वारा ये जो क्षेत्रफल किसका जाएगा, हर बार क्या रहेगा, समान होगा। ये आपके ग्रहों के गति के संबंध में क्या है, केपलर का द्वितीय नियम। ठीक है। तो जब वो क्या कहता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का द्रव्यमान ग्रह के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। सूर्य का द्रव्यमान ग्रह के द्रव्यमान की अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो सूर्य के केंद्र की ओर होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वृत्ति गति करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, उसकी दिशा क्या हो जाती है, सूर्य के केंद्र की ओर हो जाती है। अर्थात ये त्रिज्यीय बल हो जाता है आपके। ठीक है। और हमेशा सूर्य के केंद्र की ओर ही होता है। क्लियर है मेरे दोस्तों, क्या हो जाता है, सूर्य के केंद्र की ओर हो जाता है। ऐसा ये कह रहा है कि ये क्या हो जाता है, सूर्य के केंद्र की ओर हो जाता है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो क्या होता है कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, वो सदैव किधर होता है, बोलो, सूर्य के केंद्र की ओर। क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान जो होता है, वो बहुत ज्यादा होता है ग्रहों की अपेक्षा। तो वो क्या हो जाता है, सूर्य के केंद्र की ओर हो जाता है। तो अपन ने मान लिया, अब अपन सिद्ध कर रहे हैं इसको। ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान पहले लिख लेते हैं अपन। सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान सूर्य का द्रव्यमान ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। सूर्य का द्रव्यमान ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने के कारण ग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह पर ग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के केंद्र की ओर होता है, या सूर्य के केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है, सूर्य के केंद्र की ओर होता है। अर्थात यह क्या हो गया, केंद्रीय बल हो गया। और केंद्रीय बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल भी, अपन जानते हैं ये। तो माना किसी क्षण क्षण जो है, अब ये क्षेत्रीय वेग हमेशा क्या होता है, नियत होता है, समान होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो, अगर मान लिया जाए ग्रह का कोणीय वेग जो है, वो एल है, और उसका द्रव्यमान एम है, और वो ग्रह सूर्य से जो है आर दूरी पर है। इसका यहाँ से स्थिति सदिश जो है अपन ने मान लिया आर है। इसी समय
जो है टी पर, किसी समय अगर मान लिया जाए किसी समय पर जो है ग्रह टी पर है और सूक्ष्म समय डेल टी में वो ए से कहाँ चला जाता है, बोलो बी पर चला जाता है। ठीक है, तो उसका सदिश क्या हो जाएगा, बोलो एस ए बराबर क्या है, आर है। एस ए बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अपन ने आर मान लिया, ये अपन ने क्या मान लिया, आर। अपन लिख लिए माना कि किसी क्षण माना कि किसी क्षण माना कि किसी क्षण ग्रह की स्थिति ग्रह की स्थिति ग्रह की स्थिति ए पर है। माना कि किसी क्षण ग्रह की स्थिति ए पर है तथा डेल टी समय में, सूक्ष्म समय डेल टी में तथा सूक्ष्म समय सूक्ष्म समय अपन यहाँ पर पहले जो है ग्रह का कोणीय वेग मान लेते हैं। ठीक है, यदि ग्रह कोणीय वेग एल से यदि ग्रह कोणीय वेग एल से यदि ग्रह ठीक है, यदि ग्रह की सूर्य से दूरी सूर्य से दूरी वो क्या है, बोलो आर है। सूर्य से दूरी क्या है प्यारे दोस्तों, आर है। तथा सूर्य से दूरी आर है और रेखी वेग क्या है प्यारे दोस्तों, वी है। रेखी वेग वी है और स्थिति क्या है, आर है और रेखी वेग वी है। तथा द्रव्यमान एम है। तथा तथा ग्रह का द्रव्यमान ग्रह का जो द्रव्यमान है वो अपन ने स्मॉल एम है। तो ग्रह का सूर्य के चारों ओर कोणीय वेग ग्रह का सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर चारों ओर कोणीय वेग कोणीय वेग जो होता है इसको एल से लिखते हैं। ध्यान रखता, कोणीय वेग को एल से लिखते हैं। और ये क्या होता है, बोलो एम वी आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाए प्यारे दोस्तों, एम आर वी। ठीक है, क्या हो जाए प्यारे दोस्तों, एम आर। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हो जाएगा। या इसको एम को अगर अपन इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, तो आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर हो जाए। ये इसका क्या हो जाएगा, आपकी कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका कोणीय वेग ये हो जाएगा एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू पी वेक्टर। जहां आर तो क्या है, इसका किसी क्षण टी पर जो है स्थिति सदिश है, मतलब वो कहाँ पर है ये बताता है, ए पर है। और इसका रेखी वेग यहाँ पर क्या है, बोलो रेखी वेग वी है। देखिए वेग v है, तो इसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, L बराबर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी वेक्टर हो जाएगा। अगर इसमें से आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का अगर मान निकालूं तो ये एम इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो एल वेक्टर के बटे में कौन आ जाएगा, एम। इधर क्या बच जाएगा प्यारे दोस्तों, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, इसको नाम दे दी मैंने समीकरण एक। इसको अपन ने क्या नाम दे दी, समीकरण एक नाम दे दी इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कैसे पूछा जाता है कि ग्रहों के गति संबंधी केपलर का द्वितीय नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, तो बहुत ही वेरी आईएमपी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वेरी आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है आपके लिए। तो अपन ने माना है किसी क्षण ग्रह की स्थिति ए पर है और इसका सदिश ए से बराबर क्या है, आर वेक्टर है। किसी क्षण किसी क्षण किसी क्षण ग्रह की स्थिति क्या कहाँ है, बोलो ए पर है। इसका स्थिति सदिश क्या हो जाए प्यारे दोस्तों, एस ए बराबर आर वेक्टर है। एस ए वेक्टर
बराबर क्या है प्यारे दोस्तों, आर वेक्टर है। ठीक है, वो सूक्ष्म समय डेल टी में, ठीक है, रेखीय विस्थापन कितना तय कर लेता है, ए बी वेक्टर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ये यहाँ से खिसक कर कहाँ चला गया, यहाँ पर सूक्ष्म समय डेल टी में ये ए से कहाँ चला जाता है, रेखी दूरी ए बी तय कर कर बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, अपन यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अपन यहाँ लिखते हैं, यदि ग्रह की स्थिति ए पर है तथा इसका सदिश ये है, समय dt में ग्रह की स्थिति ए से बी पर पहुंच जाता है, इसी क्षण टी पर, टी पर ग्रह की स्थिति ए पर है। ठीक है, इसी क्षण टी पर ग्रह की स्थिति कहाँ है प्यारे दोस्तों, इसी क्षण टी पर। ठीक है, टी समय में ग्रह कहाँ था, टी कोई समय लिया अपन ने, कोई समय लिया और उस पर ग्रह की स्थिति कहाँ थी, बोलो ए पर थी। ठीक है, किसी क्षण टी पर या समय टी पर ग्रह की स्थिति ए पर है, जिसका स्थिति सदिश क्या है, बोलो एस ए बराबर क्या है, आर वेक्टर है। तथा सूक्ष्म समय, सूक्ष्म समय डेल टी में, सूक्ष्म समय डेल टी में या dt में ग्रह, ग्रह ए से बी पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। यानी कि dt समय में, अर्थात अर्थात dt समय में, समय में ग्रह का विस्थापन, ग्रह का विस्थापन क्या हो गया प्यारे दोस्तों, डेल बी हो गया, ये ए बी हो गया। ठीक है, ग्रह का विस्थापन कितना हुआ, पहले देखो यहाँ था अब यहाँ चला गया, तो ये इसका विस्थापन हो गया ए बी, ए बी वेक्टर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ए बी वेक्टर है। ठीक है, ए बी वेक्टर है और इसको अपन डेल आर वेक्टर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डी आर या डेल आर लिख दिया। भाई ये जो विस्थापन है, रेखी विस्थापन, ये क्या है, डेल आर है, डेल आर है। तो देखो मैं इसमें ए बी का मान निकाल लेता हूं, अगर ए बी का मान निकालूंगा तो अपन त्रिभुज, इसको लगभग अपन त्रिभुजाकार कक्षा मान सकते हैं। ठीक है, इसको क्या मान सकते हैं प्यारे दोस्तों, त्रिभुजाकार कक्षा। तो देखो ये त्रिभुज की एक भुजा हो गई, एक ये हो जाएगी, तो ये तीसरी भुजा हो जाएगी। देखो ग्रह की स्थिति यहाँ पर ए पर थी, देखो ग्रह की स्थिति कहाँ पर थी, पहले देखो प्रारंभ में ग्रह की स्थिति कहाँ थी प्यारे दोस्तों, ए पर थी। ग्रह कहाँ था, ए पर था। प्रारंभ में जो ग्रह था वो कहाँ पर था प्यारे दोस्तों, ए पर था। प्रारंभ में ग्रह ए पर है और अंत में ग्रह कहाँ है, बी पर है। dt समय में यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार मार्ग बना, तो इसको तो अपन ने क्या मान लिया, डेल आर मान लिया। तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर था ग्रह, ये प्रारंभ में यहाँ पर है और अब कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो देखो इसमें एस ए बी में त्रिभुज नियम से अपन एस बी का मान निकाल सकते। अगर देखो ये सदिश एस ए से ए पर जा रहा है और फिर ए से बी पर जा रहा है, देखो ए यहाँ से ए से गया, देखो यहाँ इस प्रकार से ए से कहा गया, ए पर गया, और ए से फिर कहा गया, बोलो प्यारे दोस्तों, बी पर गया। तो इन दोनों का परिणामी सदिश तो क्या हो जाएगा, आपके एस भी हो जाएगा। अगर जो त्रिभुज नियम क्या कहता है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, जोड़े जाने वाले दो सदिश परिणाम परिमाण और दिशा में किस त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हैं, तो उनका परिणामी सदिश परिणाम परिमाण और दिशा में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो ये तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा, ए बी है, ग्रह का विस्थापन डेल आर है। टी समय में ग्रह का विस्थापन ए बी वेक्टर बराबर डेल आर वेक्टर है। तो तो त्रिभुज एस ए बी में, एस ए बी में क्या हो जाएगा, आपके एस बी वेक्टर का जो मान होगा, आपके एस बी वेक्टर का जो मान होगा, इस एस बी वेक्टर का मान किसके बराबर हो जाए, बोलो आर वेक्टर और ए बी वेक्टर के, एस ए वेक्टर और ए बी वेक्टर के। और एस ए वेक्टर का मान तो आर वेक्टर है और ए बी वेक्टर का मान क्या माना था अपन ने, डेल आर वेक्टर। इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, एस बी का मान क्या हो जाएगा, आपके आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर, दोनों के जोड़ के क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, दोनों के जोड़ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है,
इन दोनों के जोड़ के क्या हो जाएगा, आपके बराबर हो जाएगा। चलो अब अपन जो है यहाँ से आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, एस ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, एस ए बी का क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होता है प्यारे दोस्तों, अपन क्षेत्रफल लिख देते हैं अब। ठीक है, इस ये जो, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसमें अपन समय का भाग देंगे तो क्षेत्रीय वेग आ जाएगा। तो समयांतर dt में ग्रह द्वारा खिसका क्षेत्रफल कितना है, ये देखो ग्रह यहाँ से यहाँ आया, तो इस dt समय में इस ग्रह के द्वारा क्षेत्रफल कितना है वो लिख रहे हैं अपन। तो अपन ने लिखा समयांतर डेल टी में, समयांतर डेल टी में या dt में ग्रह के द्वारा खिसका क्षेत्रफल, खिसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसके द्वारा जो खिसका क्षेत्रफल है, देखो समय बहुत कम है तो क्षेत्रफल भी बहुत कम होगा, तो अपन ने इसको क्या मान लिया प्यारे दोस्तों, डेल आर लिख दिया। ठीक है, और ये तो त्रिभुजाकार है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या हो जाएगा, आधार तो हो जाएगा आपके ऐसे, और ऊंचाई हो जाएगी आपकी ए बी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसे गुणा ए बी हो जाएगी डेल आर, क्योंकि ये सदिश है तो ये डेल आर वेक्टर, इसको ऐसे वेक्टर लिख दिया, इसको एस बी वेक्टर लिख दिया। तो देखो डी ए वेक्टर का जो मान आएगा, देखो ऐसे का मान तो आर वेक्टर है, तो अपन क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, आर वेक्टर लिख देंगे। और आपके ए बी का मान क्या है, डेल आर वेक्टर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये 1/2 भी अपन भूल गए थे, 1/2 भी लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपके डेल आर वेक्टर हो जाएगा। ये अपने क्या हो जाएगा, डेल आर वेक्टर हो जाएगा। और देखो अपर अगर क्षेत्रफल खिसकने की दर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दर के लिए समयांतर का भाग लगाने पड़ेगा। ठीक है, तो डेल टी समय में खिसका क्षेत्रफल या क्षेत्रीय वेग, अगर अपन क्षेत्रीय वेग लिखेंगे यहाँ पर, तो क्षेत्रीय वेग आ जाएगा, क्षेत्रीय वेग, क्षेत्रीय वेग। ठीक है, क्षेत्रीय वेग के दो, या फिर अपन ऐसे भी कहते हैं प्रति एकांक समय में किसका क्षेत्रफल, या प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में किसका क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रति एकांक समय में किसका क्षेत्रफल, प्रति एकांक समय में किसका क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल किसका, प्रति एकांक समय में। भाई प्रति एकांक समय में, तो भाई समय का भाग लगेगा, या क्षेत्रीय वेग भी बोलेंगे इसको, आप चाहो तो इसको क्षेत्रीय वेग भी बोल सकते हो प्यारे दोस्तों, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, तो क्षेत्रीय वेग, भाई क्षेत्रीय वेग के लिए क्या करेंगे, इसमें समयांतर का भाग लग जाएगा, डेल टी का क्या लग जाएगा, भाग लग। लेकिन देखो डेल आर बटे डेल टी जो है, डेल आर बटे डेल टी जो है आपके, अगर इसको चेक करोगे तो ये तो रेखीय विस्थापन है, देखो ग्रह का विस्थापन है, ग्रह खिसक कर गया था, ये विस्थापन है इसका। लेकिन ये तो विस्थापन परिवर्तन की दर हो गई, और विस्थापन परिवर्तन की दर तो क्या होता है, रेखीय वेग होता है प्यारे दोस्तों। तो डेल आर बटे डेल टी की जगह क्या लिख देंगे, वी वेक्टर लिख देंगे अपन। देखो ये क्या है, इसका रेखीय विस्थापन है, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, तो एक रेखा में विस्थापन होगा इसका। ठीक है, क्योंकि इसको ये एक सरल रेखा में होगा, तो ये रेखीय विस्थापन होगा, और रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर वेग के बराबर हो जाएगी आपके, रेखीय विस्थापन परिवर्तन की दर किसके बराबर हो जाएगी, रेखीय वेग के। तो ये तो देखो क्षेत्रीय वेग तो ऐसे लिख दिया, डेल ए वेक्टर बटे डेल टी तो अपन ने ऐसे लिख दिया, और ये 1/2, और आर वेक्टर भी ऐसे लिखा, और देखो डी आर बटे डी टी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी वेक्टर, ये आ गया। लेकिन देखो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मान अपन निकाल चुके हैं, देखो समीकरण एक में, देखो समीकरण एक में देखो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एल वेक्टर बटे एम, तो इसकी जगह अपन क्या मान रख देंगे प्यारे दोस्तों, समीकरण एक से मान रख देंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की जगह अपन क्या लिख देंगे, एल बटे एम, 1/2 तो ऐसे लिख दिया, और इसका मान एल बटे एम था, तो एल बटे एम आ गया।
लेकिन देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है बोलो, ये आपके क्या है, कोणीय वेग। और कोणीय वेग क्या होता है बोलो, नियत होता है। तो एल बटे एम भी क्या होगा, देखो टोटल एम तो ग्रह का द्रव्यमान है, और कोणीय वेग भी सूर्य के चारों ओर ग्रह का कोणीय वेग भी क्या होता है प्यारे दोस्तों, नियत होता है। क्लियर है ना दोस्तों, कोणीय वेग भी क्या होता है, नियत होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलरेडी क्या होगा बोलो, ये सब नियतांक आ रहा है। तो क्या होगा, नियतांक, यानी कि नियत आएगा। देखो 1/2 तो 1/2 ही होगा, ये भी नियत है। एल भी क्या है, कोणीय वेग, सूर्य के चारों ओर ग्रह का कोणीय वेग नियत होता है। एम का ग्रह, एम यानी कि ग्रह का द्रव्यमान, वो भी क्या होगा, नियत नियत होगा। अर्थात dA/dt, अर्थात क्षेत्रफल खिसकने की दर, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल खिसकने की दर क्या होगी, नियत होगी, नियतांक होगी। या क्या होगी प्यारे दोस्तों, नियतांक भी लिख सकते हो, नियत भी लिख सकते हो। तो नियत होगी। और यही तो आपके ग्रहों के गति संबंधी द्वितीय नियम है। यही यही केपलर का नियम, यही केपलर का द्वितीय नियम, यही केपलर का द्वितीय नियम है मेरे प्यारे दोस्तों। यही आपके ग्रहों के गति के संबंध में क्या होता है, केपलर का नियम है। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसका क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत होता है। अर्थात क्षेत्रफल खिसकने की दर क्या होती है, नियत होती है। यही आपके ग्रहों के गति के संबंध में केपलर का नियम है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने समझ लिया होगा। कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आप, हमें जो है ये बात समझ में नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, नियतांक लिखो, या एक ही बात है। नियतांक का अर्थ या नियत का अर्थ क्या होता है, वो का वही मान होना। अर्थात क्षेत्रफल हर बार वो का वही हो रहा है, क्षेत्रीय वेग क्या होगा बोलो, नियत होगा। जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो उसका रेखी वेग इस प्रकार से होगा कि जब ग्रह दूर होगा तो उसका रेखी वेग कम होगा, और पास होगा तो रेखी वेग ज्यादा होगा। अर्थात हर बार वो क्या करेगा, समान समयांतर में समान क्षेत्रफल खिसकेगा। अर्थात क्षेत्रीय वेग क्या होगा, उसका नियतांक या नियत होगा। यही केपलर का आपके क्या है, द्वितीय। चलो, इससे अपन आगे देखते हैं। अपन ने इसमें कुछ और बच रहा है, तो अपन उसको और देख लेते हैं। इसके बाद में जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखो एक इसमें आता है परिक्रमण काल, ठीक है। परिक्रमण काल आ जाएगा आपके। तो देखो परिक्रमण काल क्या होता है, उपग्रह द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, ग्रह का क्या कहलाता है, परिक्रमण काल। उपग्रह द्वारा, आपके उपग्रह जो है, ठीक है, उपग्रह पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगाता है। उपग्रह पृथ्वी का एक पूर्ण चक्कर लगाता है। जब उपग्रह है, ये है मान लिया पृथ्वी है, और ये यहाँ पर क्या है बोलो, उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह है। तो ये उपग्रह पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाएगा। इसमें जो समय लगता है, इसे क्या कहेंगे अपन, परिक्रमण काल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, परिक्रमण काल। तो अपन परिक्रमण काल की परिभाषा क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, परिक्रमण काल, इसको अपन कैपिटल टी से भी लिखेंगे। क्लियर है। इसको अपन काय से लिखेंगे, कैपिटल टी से लिखेंगे। तो उपग्रह द्वारा, उपग्रह द्वारा पृथ्वी का, पृथ्वी का एक पूर्ण, एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय, लगा समय परिक्रमण काल कहलाता है। परिक्रमण काल कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, परिक्रमण काल कहलाता है। जब उपग्रह जो है पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाएगा, इसमें जो समय लगेगा उसे ही अपन क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। तो परिक्रमण काल क्या हो जाएगी, देखो परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, इसका बोलो ग्रह का, इसको कैपिटल टी से लिख रहे हैं। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है।
क्या होता है, चाल बराबर आपकी क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय निकालोगे आपके, तो दूरी बटे क्या हो जाएगी, चाल। क्या हो जाएगी, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो क्या हो जाएगी, कक्षा की परिधि, कक्षा की परिधि, ठीक है, परिधि। और बटे आ जाएगी आपके कक्षीय चाल, ठीक है, क्या आ जाएगी, कक्षीय चाल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कक्षीय चाल अगर आपको याद है तो आप इसमें मान रख सकते हो।